कि आज के चौथे चैप्टर में बायोएनर्जेटिक्स में आज हमारा टॉपिक है सेलुलर रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं। एक कहलाती हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, दूसरी कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है वो सेल्स के बाहर होती है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो सेल्स के अंदर हो रही होती हैं। तो आज हम सेलुलर रेस्पिरेशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या एक्चुअली? ये जो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाना और उससे एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना ग्लूकोज, और कौन सी एनर्जी? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। इसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन कहलाती है ये, और ये कहाँ पर हो रही है? सेल्स में हो रही होती है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। इसकी अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरे को कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है विदाउट ऑक्सीजन के हो जाएगी। तो इसलिए इसको एरोबिक और इसको एनएरोबिक। बायोलॉजी में जब भी एन का वर्ड आ जाए तो ये कमी को शो करता है, मतलब कि यहाँ पर जो है एन आ गया है तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन के बगैर ही जो रेस्पिरेशन हो जिसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन किस तरह से है। फर्ज करें हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, इसका फार्मूला C6H12O6 होता है। तो जब ये ब्रेकडाउन कर जाएगा तो दो पायरुवेट्स के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। दो पायरुवेट्स के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये आगे जाकर एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। अगर ये टू पायरुवेट्स जो है ऑक्सीडेशन का हो जाए, एनएरोबिक तो पायरुवेट्स की जो है अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो फिर ये एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा। लेकिन अगर डीकार्बोक्सिलेशन या फिर रिडक्शन हो गई पायरुवेट्स की तो फिर ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन को शो करेगा। तो आगे मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि किस तरह से। तो अब इन दोनों से पहले एक रिएक्शन होता है जिसको कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस का नाम भी देते हैं। अब ग्लाइकोलिसिस जो है ये आपका साइटोसोल में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। आपने हमेशा याद रखना है, इसके ऊपर अमूमन जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द, तो आपने याद रखना है कि साइटोसोल भी ऑप्शन आ सकता है और साइटोप्लाज्म भी आ सकता है। तो इन दोनों में से अगर कोई है तो इसका ये बेस्ट ऑप्शन है, साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल। तो ये कॉमन स्टेप है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, ये इन दोनों में कॉमन स्टेप है। मतलब कि पहले ग्लाइकोलिसिस होगी, उसके बाद या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगी और उसके बाद या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। तो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या हो रहा है। एरोबिक हो रहा है तब भी ग्लाइकोलिसिस होगा उससे पहले, और अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो उससे पहले भी आपका जो है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा। तो इसका मतलब है कि इन प्रेजेंस एज वेल एज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन का होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता है। इसके बगैर भी, ऑक्सीजन के बगैर भी ग्लाइकोलिसिस हो सकती है, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तब भी जो है आपका जो है ग्लाइकोलिसिस हो सकती है। तो नो मैटर, इट ऑक्सीजन डजंट मैटर फॉर ग्लाइकोलिसिस। तो आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ। मैंने आपको क्या कहा कि हमारे पास जब ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी, ग्लाइकोलिसिस के बाद जो ग्लूकोज है वो दो पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब दो पायरुवेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है फिर प्रोसेस होगा या तो एरोबिक का या फिर एनएरोबिक का। पायरुवेट्स अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो फिर पायरुवेट्स आगे जाकर एरोबिक रेस्पिरेशन शो करेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है कि जो यहाँ पर NAD है NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है
कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन किस चीज़ को कहते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं। आप यहाँ पर देख लें, मैंने आपको यहाँ पर एक सिमिलर जो इक्वेशन भी दिखाया हुआ है। ग्लूकोज को मॉलिक्यूल जब टूट रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इसमें से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहे हैं तो इसको फिर हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पर जो है 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकल गए हैं पायरुवेट्स में ये, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई। तो इसी तरह जब ऑक्सीजन अवेलेबल है, जो पायरुवेट्स बन गया है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की मौजूदगी में जो है होगा क्या कि ये NAD को NADH2 में कन्वर्ट कर देगा। जब NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर गए हैं, वो जाकर पायरुवेट्स में ऐड हो गए हैं। अब फिर पायरुवेट्स कन्वर्ट हो जाएगा किस में? ऑक्सीडेशन के बाद एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये एसिटाइल CoA आगे जाकर आपका क्रेब्स साइकिल में कन्वर्ट होगा, इंटर होगा। जब ये क्रेब्स साइकिल में इंटर होगा तो फिर ये क्रेब्स साइकिल को कैरी करेगा, और फिर उसके बाद जो क्रेब्स साइकिल के बाद रेस्पिरेटरी चेन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद फर्ज करें हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन अनअवेलेबल है, ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, तो फिर क्या होगा? उसके बाद जो है फिर 2 स्टेप्स में मजीद ये जा सकता है। ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन स्टॉप कर जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, और उसके बाद जो है 2 और जो है रिएक्शन हो सकते हैं, 2 और किस्म के रिएक्शन हो सकते हैं। तो 2 और किस्म के रिएक्शन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो गौर से सुनिए आप। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो फिर ये 2 तरह के प्रोसेस को कैरी कर सकता है। अगर रिडक्शन कर गया, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है और उस पायरुवेट की रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन अगर हो गई तो फिर ये क्या कर जाएगा? NADH NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या रिडक्शन का क्या मतलब है? वहाँ पर जब मैंने आपको कहा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो अब यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, तो इसका मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में जो है ये क्या कर जाएगा? लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरुवेट जो है लैक्टेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लैक्टेट मॉलिक्यूल को आप लैक्टिक एसिड भी कहते हो, रिडक्शन हो गई अगर, तो लैक्टिक एसिड भी कह सकते हैं इसको। और ये इसका फार्मूला अगर देखें तो C3H6O3, ये रिडक्शन के नतीजे में होगा। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, और रिडक्शन से पहले अगर डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल गया अगर पायरुवेट से, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो अगर पायरुवेट में से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल गया है, रिमूव हो गया है, तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गई है, तो इसके नतीजे में होगा क्या? एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम नाम देते हैं एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड जब बन गया तो एसिटल्डिहाइड की मजीद जाकर रिडक्शन होगी। एसिटल्डिहाइड की जब रिडक्शन होगी तो NADH NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रिडक्शन के नतीजे में एसिटल्डिहाइड क्या कर जाएगा? एथेनॉल मॉलिक्यूल बना देगा। एथेनॉल 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, C2H5OH इसका फार्मूला है। तो इस तरह से आपका जो है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो सकता है। दोबारा से सुने, मैंने क्या कहा कि अगर जो ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल बना है, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की सूरत में एरोबिक रेस्पिरेशन कैरी कर देगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगी और फिर एसिटाइल CoA बनेगा, फिर क्रेब्स साइकिल में चले जाएंगे ये, और फिर ये रेस्पिरेटरी चेन में चले जाएंगे। तो इस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 तरह से हो सकता है। अगर रिडक्शन हो जाए, सिर्फ रिडक्शन हो जाए, तो फिर ये क्या कर जाएगा? लैक्टेट बना देगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है, जिसका फार्मूला लिखा हुआ है। और अगर ये रिडक्शन से पहले डीकार्बोक्सिलेशन कर दे, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दे और डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए, एसिटल्डिहाइड बन जाए और एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन हो जाए दोबारा से, ठीक है, तो फिर ये क्या कर देगा? एथेनॉल का मॉलिक्यूल बना देगा। अब ये दोनों ही क्या हैं? एनारोबिक के प्रोसेस हैं। अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं, चाहे वो एथेनॉल है या फिर लैक्टिक एसिड, इन दोनों को हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन का। अब फर्मेंटेशन एक जो है अल्कोहलिक है, ये इथेनॉल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, जबकि ये जो लैक्टिक एसिड है इसको एसिडिक जो है फर्मेंटेशन का नाम देती है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर ये समझ में आ गया आपको। तो हर बार की तरह अगर आपको जो है ये लेक्चर समझ में आ गया तो काइंडली मेरा जो है चैनल लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। शुक्रिया, थैंक यू।